तो हमारा टारगेट ये कि इन बच्चों के घरों के राशन अगर इन बच्चों की वजह से जाएं, भले 4-5 हज़ार 6 हज़ार 5 हज़ार का राशन हो, लेकिन वो 5 हज़ार का राशन अगर बच्चे की वजह से आता है ना, तो बाप को ये होगा कि यार मेरे घर का राशन तो मेरे इस बच्चे की मेरे वजह से बच्चे ने इनकम दी है ना। तो हाँ, वो इसके लिए एक एक बड़ा बहुत खुश आइंद एक आइडिया है स्ट्रेंथ आ जाएगी कि यार ये मेरा बच्चा अर्निंग, मेरे घर का राशन, ये भी एक सोर्स ऑफ ब्रेड अर्निंग विनर है, हो गया, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ जिसको फूड। हम फेलियर समझ रहे थे या जिसको हम बिल्कुल किसी जी। काबिल नहीं समझ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जैद कुंदन एंड आज की न्यू एपिसोड के साथ मेरे साथ बहुत ही विजनरी पर्सनालिटी मौजूद है, विजनरी लीडरशिप पर्सनालिटी मौजूद है। फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और फिलंथ्रोपिस्ट में बेसिकली इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ये फाउंडर हैं IHRI इंस्टीट्यूट के, फाउंडर हैं दी मार्क्स स्कूल के, और इसके अलावा एक और स्कूल है रिवर ऑक्स एकेडमी, भी ये ओन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रज़ाक भाई, हम बात शुरू करेंगे रिहेबिलिटेशन और जो आपका फिलंथ्रॉफी में जो सबसे बड़ा काम है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है और शायद ही इस पर कोई इतना ज़्यादा काम कर रहा होगा। IHRI जो इंस्टीट्यूट है आपका, बेसिकली आप मुझे थोड़ा उसका इनिशियल बताइए। देखिए, IHRI इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूजन। ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कंप्लीट बच्चों की और बड़ों की रिहेबिलिटेशन पे काम करता है, इनकी कंप्लीट अपब्रिंगिंग पे, फिज़िकली या मेंटली जो बच्चे या बड़े जिनके चैलेंजेस होते हैं, इनको इश्यूज होते हैं, कोई कम सुनता है, कोई कम बोलता है, कोई कुछ अलग मसले हैं चलने के, बैठने के, बहुत सारी चीज़ें ना। और ये डेली बेसिकली ऑटिस्टिक सब टाइप के बच्चे, इसमें ऑटिज़म भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, ADHD भी है, और मल्टीपल और ऐसी कंडीशंस हैं जो कि जो बाय बोर्न होती हैं बाय और बॉर्न भी उसको होती है, एक्सीडेंटल भी होती हैं या जेनेटिक भी होती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे इदारे के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट फील्ड के अंदर से हम इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट्स की फंक्शनैलिटी होती है। अब उसके अंदर कोई कमी आती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से फंक्शन उसका सही नहीं होता, तो उसके लिए एक डिफरेंट काइंड एक्सपर्ट एक पूरी एक टेक्निक है। जो अल्लाह ने हमारा जिस्म बनाया है उसके अंदर हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी होती हैं। हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, एक हर वो नॉर्मल चीज़। लाइफ तो जिस वो तरह सब से चीज़ों काम को कर सही रही होती करने है। के लिए, उनके सिस्टम को सही करने के लिए एक्सपर्टीज़ है डिफरेंट डोमेन के अंदर। इसके अंदर फिजियोथेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, इसके बिहेवियरल बाद थेरेपी होती बिहेवियर है। थेरेपी होती है, और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करता है रिहेबिलिटेशन के अंदर IHRI। सो आपने बताया कि हॉलिस्टिक रिहेबिलिटेशन मतलब एक बच्चा है या एक बड़ा है जिसके साथ कोई भी मेंटल इलनेस है किसी भी लेवल पे, तो उस प्रॉब्लम को IHRI एड्रेस करता है, राइट? देखिए, होलिस्टिक से हमारा मकसद ये है कि हर वो चीज़ जो उसकी लाइफ में इसको प्रॉब्लम दे रही है या उसके लिए ज़रूरत है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब उसके अंदर आ गया आपकी बॉडी स्ट्रक्चरिंग हो गई, आपकी मेंटल स्ट्रक्चरिंग हो गई, आपकी लाइफस्टाइल की स्ट्रक्चरिंग हो गई कि आपने दिन में खाना कैसे, बैठना कैसे। जो लोग नहीं कर सकते तो उनको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, और विद टेक्निक्स और विद ग्रेजुअल सपोर्ट इनको हम उस लेवल पे लेके आते हैं कि वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसके लिए जो मेडिकल स्टाफ है या जो इस पे काम इसके जो मुआलिज हैं, डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, वो किस लेवल के हैं? क्या इसमें उनकी इसमें देखिए ऐसा होता है, कंट्रीब्यूशन किस तरह करते हैं? इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम के लिए, तो वो डायग्नोसिस करता है कि असेस करता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम के असेसमेंट का हमारा होलिस्टिक असेसमेंट का एक सिस्टम है जिसमें 5 से 6 एक्सपर्ट्स होते हैं सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो वो क्या करती है पूरी टीम, पहले सबसे पहले उस बच्चे की कंप्लीट हिस्ट्री बनाती है, Assessment पैदाइश type। से पहले अच्छा, से, यानी प्रेगनेंसी से लेके वो जो जिस एज में बच्चा है ना, उस एज की पूरी एक हिस्ट्री बनती है कि बच्चे ने पैदा होने के साथ या प्रेगनेंसी के टाइम में मदर्स को क्या इश्यूज़ थे, फिर इसके बाद इसके पैदा होने में क्या इश्यूज़ हुए, और फिर टाइम टू टाइम इसकी लाइफ के अंदर इसने क्या क्या चीज़ें की। जैसे बच्चा पैदा होता है, इसके बाद रोता है, इसके बाद इसकी डिफरेंट फीडिंग के इश्यूज़ होते हैं, बाकी और सारी चीज़ें। तो उसको एक
पेपर पे लेके आना और उसके ऊपर हम इसके बाकायदा उसकी असेसमेंट करते हैं कि बच्चे ने कहाँ किस एज के अंदर क्या करना सीखा। हम बड़े पैदा होते हैं तो हमारी एक एज लिमिट होती है ना कि इस एज में हम क्रॉल करना सीखेंगे, इस एज में माइलस्टोन्स को हम टारगेट देखते हैं कि किसका टारगेट किस एज का था, इसने इस एज में किया या नहीं किया, और किस एज में किया तो वो डिलेमेंट आई तो उसका क्या इम्पैक्ट आया। फिर इसके साथ इनकी IQ निकालते हैं। फिजिकली बच्चे की उम्र होगी 6 साल फॉर एग्जांपल, और इसका दिमाग 3 साल के बच्चे का है, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 साल के बच्चे के साथ 3 साल वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप उनको 6 क्लास की एजुकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि तो वो उसके लिए वायबल नहीं जी, तो हमारा उस चीज़ को एसेस करके उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जिस कैपेसिटी पे खड़ा है, उसको हम एक आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसकी फिजिकल और इसकी मेंटल उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करते हैं, उसके साथ इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर फला चीज़ की कमी है लेकिन इसकी ये स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ के बेस पे इसके लिए हम ऐसा मॉडल या ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि हम इस बच्चे को 3 महीने 6 महीने साल में इस तरह थेरेपीज दे के इसको कहाँ लेके आना चाहते हैं, ताकि इसकी जो डिलेड माइलस्टोन है इसको किस तरह कवर कर उसको अचीव किया जा तो उसको अचीव करने के लिए जब हम डायग्नोसिस हमारी सही होती है ना, और इसका हमारा टारगेट ओरिएंटेशन होता है ना, तो उसमें इम्पैक्ट ये आता है कि कुछ ही महीनों के अंदर बच्चा उस सिस्टम में आ जाता है। एक तो सबसे बड़ा मसला कहाँ आता है, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे हो या हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इनकी जो हाइपरनेस की वजह से घर के अंदर इनके पेरेंट्स या स्कूल के अंदर इनके टीचर्स उसकी वो चीज़ को समझ ही नहीं सकते, टेंट्रम को, और वो समझते हैं कि बच्चा हमें परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको हैंडल करना। इसकी वजह ये होती है इसकी सेंसरी इतना हाईली इंटीग्रेटेड है कि वो साउंड से रिएक्ट कर रहा होता है, बात करने से रिएक्ट करता हो, आपकी कमांड उसको फॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है, समझ नहीं पा रहा होता है। तो हमारा इदारा क्या करता है कि हमारे जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके साथ इनके सेंसरी इश्यूज़ पे काम करते हैं। इनके सेंसेस को कुछ ही टाइम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, हमारे पास सेंसरी रूम इंटीग्रेशन है जिसमें साउंड और लाइट हीलिंग है, फिर डिफरेंट सेंसरीज के साथ इन पे काम करते हैं, और उनके उन ओवरलोड सेंसरीज को हम वो करके इनको बिल्कुल एक उसमें लेके आ जाए, एक न्यूट्रल पोजीशन में लेके आते हैं जहाँ इनकी सेंसेस न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अब इसकी जो इम्पैक्ट करना है, इसकी थेरेपीज करनी है, वो बहुत ईजी हो जाती हैं। वो चीज़ें पेरेंट्स या केयर गिवर को इतना आसानी से समझ में नहीं आती, तो वो हम करके फिर पेरेंट्स को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ताकि वो घर के अंदर इनके लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कलर से रिएक्शन होता है कि ये कलर देखने से येलो कलर से प्रॉब्लम है या रेड से प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे होते हैं लाइट से एलर्जी हो रहा है, जिनको मज़ा नहीं आ रहा होता, या किसी के बात करने से कोई टच करता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे असेसमेंट में डायग्नोस हो जाती हैं। हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चा किस चीज़ से रहे। हम ट्रायल भी कर रहे होते हैं, चेक भी कर रहे होते हैं, फिर जब इनकी थेरेपीज हो रही होती है तो थेरेपिस्ट को सब चीज़ें पता चल रही होती है कि ये बच्चे की ये प्रॉब्लम है। जब इसको पता चलता है ना ये इसकी वीकनेस है, अब उस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए उसको डिफरेंट गेमिंग से, तरीक़ेकार से, उनको प्रैक्टिस से उस बच्चे को उस चीज़ से निकाला जाता है। वंस वो लूप से निकल आता है ना, तो फिर उसका इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहता, फिर वो खुद अपनी स्किल से भी रिकवर करना शुरू। और हर बच्चे के अंदर एक अलग कैपेसिटी है समझने की, लर्निंग की। तो कुछ बच्चे 1 आध महीने में उस चीज़ में से निकल आते हैं, कुछ 2-4 महीने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनकी फ़िज़िकल स्पेशल नीड होती हैं, तो वो उनको टाइम लगता है, और फिर जब वो एक टाइम तक इनको अगर लॉन्ग टर्म में इनको प्रॉपर ये सारी चीज़ें मिल रही होती ना, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, आपने बताया कि इसकी सबसे पहले इसको डायग्नोसिस किया जाता है, राइट? डायग्नोसिस होता है, उसके बाद इसका इलाज शुरू होता है, जो कि थेरेपीज़ आपने बताई, स्पीच थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी या ऑक्यूपेशनल या और जो भी कोई थेरेपीज़ इसकी हैं। ये थेरेपीज़ स्टार्ट करने की मिनिमम कोई एज है, या इसकी डायग्नोसिस की कोई एज है जिसमें ये मतलब टाइमली डायग्नोस होना इसका बहुत ज़रूरी है, या इस तरह की कोई चीज़ है? देखिए, एक इंटरनेशनल रिसर्च से पता चला है कि हर इंसान में 6 साल की उम्र तक इनका जहन एक बिल्कुल इस तरीके का हो जाता है कि इसको आप मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यानी इतनी कैपेसिटी होती है कि आप ब्रेन को किसी भी फॉर्मेट में मोल्ड कर सकते हैं। सही। तो जितना अर्ली बच्चा आता है ना, चैलेंजेस का पता चल जाए, उतना इसका इम्पैक्ट ज़्यादा, फ़ायदा ज़्यादा होता है। 6 साल के बाद चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। रिकवरी मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो हमारी सोच तो ये कि इंशाल्लाह कोई चीज़ बड़ी नहीं है। हम ये मानते हैं, जो बाकायदा इन्होंने प्रूफ किया है कि 6 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होता है। लेकिन इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़ी उम्र के भी, उनको भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। लेकिन ये नहीं हो सकता हम कहें कि 100% कोई इंसान सही हो गया, ये इसकी हम गारंटी नहीं देते। लेकिन जिस कंडीशन में उससे कई हद तक बेहतर हो कि अपनी बेहतरी आ जाती है। ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पोटेंशियल है। और आजकल तो जो टेक्नोलॉजी और सिस्टम है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सही इम्प्लीमेंटेशन हो तो। अच्छा, इसका इनिशियल जो डायग्नोसिस है वो मतलब कहाँ से कराए जाते हैं नॉर्मली? इंस्टीट्यूशन में कोई इसका टेस्ट है इसके या? वेरियस टेस्ट हैं। अच्छा, इसका क्या होता है कि कोई सबसे मतलब पहले हमारे पास ही, कैपेसिटी का चेक का कोई देखिए टेस्ट है? हमारे पास एक असेस करते हैं पहले तो, एक इन्फॉर्मल सा एक मीटिंग होती है पेरेंट्स के साथ बच्चों के देख के। तो हमें एक आइडेंटिफिकेशन होती है नॉर्मल कि साइंस एंड सिम्टम्स हाँ, तो उससे अंदाज़ा होता है कि बच्चे के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके डिफरेंट हम असेसमेंट का हम अप्रोच बनाते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इनकी सारी होलिस्टिक असेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, अच्छा। तो उसके लिए हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इसका स्पीच डिले है या इसका और चीज़, तो उसकी सिर्फ हम उसकी असेसमेंट कर लेते हैं। अगर हमें नीड लगती है तो मज़ीद भी कर सकते हैं। लेकिन एक होलिस्टिक असेसमेंट का फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ की कंप्लीट चीज़ों को आप उसमें एजुकेशन भी आ जाता है, तो हर चीज़ का पता चल जाता है। तो उसके बेस पे डॉक्टर हो तो डॉक्टर के पास आप कभी जाएँ तो रिपोर्ट दिखाएं, तो डॉक्टर्स के बेस पे उसको आइडिया होगा कि इस बच्चे के क्या चैलेंज, तो उसके बेस पे वो मेडिसिन दे सकता है, थेरेपिस्ट थेरेपी दे सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ये सब थेरेपी करवाएं, लोग दूसरी जगहों से कराते हैं, तो वो रिपोर्ट के बेस पे उनके थेरेपिस्ट को भी आइडिया हो जाती है कि इस बच्चे की ये इस तरह हम इसको कर सकते हैं। फिर हमारे पास जब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारे पास कंप्लीट टीम बैठी है ना, हर टाइप की, तो थेरेपी से मेडिसिन हर चीज़ और है एक्सरसाइज डिफरेंट है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि एज अ टीम होलिस्टिकली काम कर रही होती है, यानी हर शख्स को हर फाइल का पता होता है कि इस बच्चे की क्या है, तो दे वर्क एज अ टीम, तो उसमें इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। अब आज मैं एक बच्चे की बात करूं कि उसको डिफरेंट थेरेपीज लेनी है, तो एक थेरेपी ले रहा है, एक क्लिफ्टन से ले रहा है, दूसरे डिफेंस से ले रहा है, फिर स्कूल डिफरेंट जगह जा रहा है, तो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है 12-1 बजे, अब उसको घर जाना है, खाना वाना खा के 1 घंटे के बाद थेरेपी के लिए भागना है, तो उसका आधा दिन तो कम्यूटिंग में रह जाता है। हाँ, इधर से उधर तो ट्रैवल। हमारा जो मॉडल है ना, इसकी सबसे बड़ी जीत ये है और फ़ायदा ये है कि पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी सहूलत है कि वो अपने बच्चे को सुबह स्कूल में भेजते हैं, और फिर जब स्कूल के टाइम के अंदर ही इनकी स्कूलिंग, इनकी थेरेपीज़, इनकी हर चीज़ उसी टाइम में हो जाती है। तो वो 3 से 4 घंटे के अंदर बच्चे की जो पूरे दिन की नीड है डिफरेंट टाइप की चीज़ों की, वो हम एड्रेस कर लेते हैं। फिर हम इनको घर के लिए भी प्लान देते हैं, तो घर में भी इनका एक सिस्टम बना हो कि इस बच्चे के लिए आपने क्या नहीं करना है, उसको कहाँ पे आपने इसको छूट देनी है, कहाँ इसको करना है, और आपको इसके, तो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन होती है। हर 3 महीने में हम पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते हैं, जहाँ हम रीअसेस करके बच्चों की एवेल्यूएशन रिपोर्ट दे रहे देखते हैं, हैं हम कि- प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं कि 3 महीने में हम इस बच्चे को यहाँ तक लेके आए। और कभी कभी 3 महीने या 6 महीने में इतनी ट्रमेंडस आ जाती है, अच्छा, अच्छी और नहीं आती तो position साल में भी नहीं आती। अब इसमें क्या होता है कि पेरेंट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे पास 3-4 घंटे बच्चा रहने के बाद 20 घंटे तो घर पे रहेगा, हाँ, ज़्यादा टाइम तो उसका घर तो पे घर parents पे के साथ भी या बच्चों कहीं की, और visit पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग हम कर रहे होते हैं, हम इनकी भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो अभी हमारा बाकायदा, पहले तो वेबिनार चल रहे थे, अब हम बाकायदा फिज़िकल ट्रेनिंग्स के लिए बुलाते हैं हर वीक। अच्छा, तो अब वो कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है, तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स मैक्सिमम इक्विप्ड हो, ताकि घर के अंदर और 20 घंटे के अंदर बच्चे की हर वो चीज़ इनको पता हो और वो ईजिली मैनेज कर जो सकें। थेरेपिस्ट में या जो उसका इलाज का जो टाइम है वो तो यकीनन 1-2 घंटा है, बाकी टाइम तो उसका घर पे है, घर पे तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन इस तरह बढ़ इस सकता तरह बढ़ सकता है। दैट्स वेरी और राइट। अच्छा, दूसरा IHRI के अंदर थेरेपीज़ होती हैं, एक्सरसाइज और जो भी इलाज का तरीका है वो तो हमने देख लिया। ऐसा कौन सा बच्चा होता है जिसमें डायग्नोसिस लेट हो जाए? जैसे अभी इसका डायग्नोसिस हमें नहीं पता क्या है, हमने इसका डायग्नोसिस कराया 4 साल की उम्र में, तो अब उसके क्या चांसेस हैं या उसकी इम्प्रूवमेंट किस तरह होती है, उसमें कितने चैलेंजेस हैं? देखिए चैलेंजेस तो रहते ही हैं। अब जो लेट आता है तो ज़ाहिर है वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में उस चीज़ को लेके अडॉप्ट कर चुका है। अब फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसने 10 साल तक इलाज नहीं कराया, तो उसकी कंडीशन तो वहीं पे वर्स्ट हो रही है। हाँ, वो अब जिस पोजीशन में जब आता है, जो भी आता है, तो उस वक्त हम रीअसेस करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, जो बाकी पोटेंशियल है फिर उस पर और काम हो फिर सकता अल्लाह की ज़ात भी तो है ना। है। बेशक। हम अपनी मेहनत करते हैं हम्म और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, हम्म तो वो काम तो हमारा हो जाता है। वो उनको अपनी लाइफ के अंदर बड़ा डिफरेंस आता है।
हम बड़ों पे भी काफ़ी चीज़ों में काम कर रहे हैं, होम सर्विसेज भी हैं हमारी, फिजियोथेरेपी की और अपना ऑक्यूपेशन थेरेपी की। उसके अंदर ऐसे बड़े बूढ़े जो नमाज बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो उन पे काम हो रहा है। अच्छा। डे टू डे इनके कमर के, हाथ के, कंधे के इश्यूज़ जो हो रहे होते हैं, उसके लिए भी तकरीबन मोर और लेस 200 घरों पे तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट तो घर जाते हैं। अच्छा, अच्छा, IHRA के अंडर लिए। प्रिविलेज स्पेशल बच्चों के लिए जाते हैं, ताकि उनको अच्छा। आसानी हो जाए। क्योंकि जो बच्चे के घर के अंदर इनकम ना हो इनकी फैमिली की, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना एक बड़ी एक कॉस्ट बड़ी है। चैलेंज है। फिर इनके घर में से कौन लेके आएगा? बाप कमाने के लिए निकलता है तो लाने वाला कोई नहीं है, तो इनके घरों पे हम सर्विस करवा देते हैं। अच्छा, तो अच्छा, हमारे अच्छा, थेरेपिस्ट बाकायदा टूल्स के साथ इनके घरों पे जाते हैं, इनकी चीज़ें वहाँ सेट की हुई हैं, इनको टूल्स भी वहाँ दे देते हैं। जैसे अच्छा। वॉकिंग फ्रेम है, स्टैंडिंग फ्रेम है, सिटिंग फ्रेम है, जो इसके बच्चे की नीड है। नीड है उसकी कि जो छोटे हिसाब मोटे से। आले लगा दिए, कान के कुछ ऐसी चीज़ें जो इसकी नीड है, इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इनको टूल्स की ज़रूरत है, तो टूल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री होती है। तो अच्छा। वो डोनर सपोर्ट से होता है, हमारे खुद के फाउंडेशन में जो भी कंट्रीब्यूशन होते हैं उससे होते हैं। तो उससे हमारा जो मेन मकसद होता है ना, कि जो नहीं दे सके उसके लिए आप एक पूरा सिस्टम बनाएं, क्योंकि वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो वो सोच के साथ हमने ये IHRA स्टार्ट किया था। अब तकरीबन ओवरऑल 1000 के करीब बच्चे हमारे पास हैं। टोटल बच्चे 800-850 तो अंडर प्रिविलेज है, जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग है। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत 1000 में से 800 के करीब या 800 से ज़्यादा बच्चे आपके पास ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर नहीं रहे, कर अंडर सकते। प्रिविलेज फैमिली के जी, बच्चे हैं वो, जी, बिल्कुल पे नहीं कर सकते। बिल्कुल पे नहीं कर सकते। तो तो वो उनका कैसे फंडिंग, उनकी फीस, ये सारी उनका चीज़ें? एक तो हमारा बल्दिया टाउन सेंटर है, अच्छा। जो कि कम्प्लीटली फ्री हमने स्लम में खोला था। तो हमने जब खोला था 1 साल पहले, तो 37 बच्चे थे, अब 450 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। माशाल्लाह। अब ये 450 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनमें हमारी जो टीम काम कर रही है, इसमें मैं एक नाम आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा। डॉक्टर अपना शुएब गाजियानी साहब हैं, वो वेलफेयर के हमारे हेड हैं, और वो जो उन्होंने बल्दिया टाउन में काम किया है और बच्चों के लिए, तो उस एरिया का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। वहाँ अच्छा। पे कंप्लीट रिहेबिलिटेशन हम दे रहे हैं, और बहुत बड़ी टीम है साथ में। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ एक कंसोर्शियम बना के उनसे इन्होंने सब्सिडीज लेनी शुरू कर दी। आगा खान हॉस्पिटल हमें वहाँ लैब टेस्ट पे 60% ऑफ करता है, अच्छा। 40% के लिए वो डोनर खड़ा कर देते हैं। साथ में बाकी टेस्ट होते हैं, EEG, MRI वगैरह, वो भी टोटली फ्री इसी तरह डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ करा लिए। एक ज़बरदस्त। इंस्टीट्यूशन हमारे साथ ज्वाइन किया, उसने इन बच्चों की सारी न्यूरो की सारी मेडिसिन फ्री। अच्छा, ज़बरदस्त, और देखिए हमारे ज़बरदस्त। जो बच्चे हैं, वो बच्चे उनमें से ज़्यादातर 60%, मैं कहता हूँ कि 60% ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके पेरेंट्स 15 से 25 हज़ार की इनकम वाले हैं। अब उसमें कोई चौकीदार का बच्चा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई किसका बच्चा है, तो उन लोग की खुद की एक फैमिली की अर्निंग ही 25-30,000 रुपीज़ से ज़्यादा कि नहीं, हार्ड मैक्सिमम हार्ड लाइफ हार्ड है। लाइफ है। तो वो बच्चे पे तो कुछ खर्चा ना कर सकते ना करेंगे। वो सोचेंगे यार ये बच्चा, अब दूसरे बच्चे भी हैं इनके, हर फैमिली में 2-4 बच्चे तो होते हैं। फिर उनके अंदर एक्सेप्टेंस भी नहीं होती, वो अपने बच्चे के लिए वो उसको घर में बंद करके बैठ जाते हैं। गुजारा कर रहे अब हो सोच रहे हैं कि बल्दिया टाउन के अंदर हमने 37 बच्चों से शुरू किया, तो 450 बच्चे कहीं से हो गए तो नहीं है ना, तो घरों में ही उसी बैठे थे। एरिया से निकल के आए हैं। तो 450 बच्चे आए, तो और ये उनमें सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया और अवेयर हुए। अभी कितना बड़ा एरिया बाकी होगा देखिए कि वर्ड बहुत ऑफ सारे। माउथ से भी फ़र्क पड़ता है। हाँ। अब उस एरिया में बच्चे आना शुरू हुए, तो लोगों को पता चला कि यार ये बच्चे में फ़र्क हुआ, तो एक माँ ने या बाप ने दूसरे से बात की कि यार मेरे बच्चे को कि तुम्हारे वहाँ बच्चे, ले जाते तो हैं। होते 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 कारवां बन गया और आते रहे। तो उसमें हमारा काम एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि वहाँ पे इसके अलावा हम इनको टूल्स है, व्हील चेयर हुई, बैसाखियाँ हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो भी फ्री करवाते हैं। अच्छा। यानी वो भी ज़रूरत के हिसाब से इनकी फ्री कराते हैं। इनके डिफरेंट बड़े पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर्स को विज़िट कराते हैं अच्छा। हर महीने, और इनके डिफरेंट अदर और चीज़ों को भी हम स्क्रीनिंग करा रहे होते हैं। तो उन बच्चों की कम्प्लीटली समझ लें कि हमने एक तरीके से इनका पूरा अपने ऊपर जिम्मा ले लिया। होलिस्टिक। होलिस्टिक अप्रोच, ये अप्रोच थी। तो उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हुई। फिर इनकी फैमिलीज़ में जो 40% बच्चों की फैमिलीज़ हैं, वो तो अर्निंग है ही नहीं इनकी। तो हमारा ये है कि ये बच्चे जनरली लाइबिलिटी बन जाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। बहुत बड़ी लाइबिलिटी। यही सोचा जाता है ना माँ बाप ऐसे के, यार ही, अब तो ऐसे ही। गया, अब ये बिल्कुल यही बच्चे का सोचा तो जाता कुछ नहीं हो सकेगा, पूरी ज़िंदगी मार होती रहेगी और दुनिया भर ताने देती रहेगी कि ये पागल है, ऐसे ही ये है, कुछ। ऐसे तो वो ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम सर्विसेज तो सारी दे रहे हैं। हम दो और काम करें। एक तो हम इनको राशन का एक हैम्पर का सिस्टम स्टार्ट किया। एक राशन बैंक वाले, अच्छा। उनसे उन हमने फैमिलीज को। रिक्वेस्ट की थी कि, तो उन्होंने 50 बच्चों की पहले लिस्ट दी, तो 50 घर पे तो राशन शुरू हो गया तकरीबन 4 माशाल्लाह, महीने से। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।
अब उनको हमने 300 बच्चों की और लिस्ट दी है बल्दिया की। तो हमारा टारगेट ये है कि इन बच्चों के घरों के राशन अगर इन बच्चों की वजह से जाएँ, भले 4-5 हज़ार 6,000 5,000 का राशन हो, लेकिन वो 5,000 का राशन अगर बच्चे की वजह से जाता है ना, तो बाप को ये होगा कि यार मेरे घर का राशन तो इस बच्चे की मेरे वजह से बच्चे ने इनकम दी है ना। हाँ, तो वो इसके लिए एक एक बड़ा बहुत खुश आइंद एक आइडिया स्ट्रेंथ आ जाएगी कि यार ये मेरा बच्चा अर्निंग, मेरे घर का राशन, ये भी एक सोर्स ब्रेड विनर हो गया, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ जिसको हम फूड। फेलियर समझ रहे थे या जिसको हम बिल्कुल किसी जी। काबिल नहीं समझ रहे थे, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो यकीनन एक खुश आइंद एक और दूसरा आइडिया क्या जनरेट होगा होता कि है। वो बच्चे की ये चीज़ की वजह से घर वाले इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देंगे। अब हमें जब पता चलेगा घर वाले को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो इनको नोटिस दे सकते हैं कि भाई आपके यहाँ से हमारे बच्चे को आप देख नहीं रहे हो, तो 2 महीने के अंदर आप सिस्टम में आ जाए, वरना हम फिर आपसे स्टॉप कर देंगे, हम दूसरे बच्चे तो को। खुद ही प्रोएक्टिवली वो फिर फ़र्क देखना पड़ शुरू जाता है। करेंगे। अब क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर इसकी इंटीग्रेशन होगी। बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन सेगमेंट। फिर इसके साथ ऐसे बहुत से बच्चे जो वाकई फिज़िकली कंडीशनल बहुत चैलेंजेस हैं, इनके न्यूट्रिशनल, इनकी खाने पीने की इतनी अच्छी खुराक नहीं है, या घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये इनकी हाइजीन के इश्यूज़ हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी वॉशरूम का सिस्टम ऐसा है कि इनके लिए हर थोड़ी देर के बाद इनकी लीक हो जाती है या निकल जाती है। ऐसे बच्चों को घर वाले इतना ज़्यादा कर नहीं सकते, हर थोड़ी देर में वॉशरूम ले जाना, वही साफ लाइबिलिटी करना, वाली बात आ गई। तो वो वही लाइबिलिटी आ समझना जाती है शुरू कि हो आप इसको छोड़ो यार, ये तो गंदा रहेगा। तो उसकी वजह से इसकी हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, असर पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक हैम्पर डिज़ाइन किया है, तकरीबन 6-8 महीने हो गए। तो उस हैम्पर में हम क्या करते हैं कि बच्चों के डाइपर्स हैं, बच्चों को पीडियाश्योर की ज़रूरत होती है, जो हाइजीन, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, हेल्थ के लिए वो, और इसके अलावा नीडो हुआ, या इस तरीके की 2-3 चीज़ें होती हैं जिसमें डायपर रैश क्रीम भी होती है। तो अच्छा। बेसिक आइटम है, वो ऐसी बेसिक आइटम है जिनसे इनकी हेल्थ हाइजीन और हेल्थ और हाइजीन सही हो जाए। वो तकरीबन 5,000 रुपये का हैम्पर बनता है, तो वो हमने शुरू करा है। तो 40-50 बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं पूरे साल के। किसी डोनर्स खड़े हुए हैं, एक डोनर खड़ा होता है कि यार मुझे एक बच्चा दे दो, तो हम अभी इसको कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। माशाल्लाह। इससे ये होगा कि ज़बरदस्त। ये 300-400 बच्चों में जिनकी ज़रूरत है, अगर उनको ये भी मिल जाता है ना, तो इनकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाती है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम जो इनकी थेरेपीज़ कर रहे हैं ना, वो इम्पैक्ट्स क्रिएट करती है, क्योंकि इनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो जब बच्चे की थेरेपी का फ़ायदा कंडीशन होगा। अच्छी होगी, या हेल्थ अच्छी होगी, या न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो इसकी सर्विसेज में जो हम दे रहे हैं वो सही से कर सकेगा, और वो फ़ौरन उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। और दूसरा ये चीज़ है कि इसके बाद हमने एक और चीज़ भी, हमें बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंस अल्लाह ने एक मदद की। कुछ बच्चे ऐसे आए थे बल्दिया टाउन में जिनकी कंडीशन फिज़िकली चैलेंज थे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने उनको व्हीलचेयर देने से मना किया। उनके लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप इनको बोटॉक्स थेरेपी करें। कौन सी बोटॉक्स थेरेपी? बोटॉक्स थेरेपी बॉटक्स है। बोटॉक्स इंजेक्शन, जो आपने सुना होगा कि इसके अंदर हड्डियों का इंजेक्शन। खूबसूरती के लिए और लगाते हैं हाँ लोग, हाँ हाँ। जो फेस की फेशियल के लिए, फेयरनेस के बहुत फेयरनेस के अलावा इसके लिए कि रिंकल फ्री होने के लिए आजकल सारे आर्टिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इसको लगाते हैं। ये कॉस्मेटिक्स के अंदर काम आता है। तो इसका ही बोटॉक्स का एक इम्प्लीमेंटेशन ये भी होता है कि आपके मसल्स को वो करने का, रीजनरेट करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बच्चे ऐसे जो होते हैं जिनकी फिज़िकली जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी टाइप के बच्चे पे हमने ट्राई किया, जिनकी मसल्स तकरीबन डेड हो चुके हैं, तो अच्छा। उनमें वो इंजेक्शन का कोर्स लगता है ना, तो वो इंजेक्शन से टेम्परेली मसल्स में जान आती है कुछ टाइम के लिए। अच्छा। अब उसके साथ हमें इनको इंटेंस फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है, वो इंजेक्शन देने के बाद इंटेंस देनी पड़ती है डेली बेसिस पे। अगर उनको मिले तो मैक्सिमम इनको बेनिफिट होता है। तो उसको करने में तकरीबन 11 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो कभी नहीं चले थे, खाली बोटॉक्स थेरेपी के ये सेशन से, हमारे इस थेरेपी से हमारे चल गए, खड़े हो गए अपने पाँव पे, जो बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं चले। कभी नहीं चले, हाँ, फर्स्ट टाइम तब- अपनी लाइफ में चलना शुरू हो गए। जी। माशाल्लाह। तो अभी इसकी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कराची से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह कंट्री वाइड जाएंगे, कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये कंडीशन हो, जो मस्कुलर है, तो वो हमारे से रुजू करें, हमारे इदारे से। हम इनकी स्क्रीनिंग फ्री करेंगे, और उनको अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री इलाज है, अगर अफोर्ड कर सकते तो भी इतना कोई बड़ा इलाज नहीं है, इतना महंगा इलाज नहीं है। पहले हमें 1.5 से 2 लाख रुपए का पड़ता था, अब बहुत सारी हमें सब्सिडीज़ भी मिल गई हैं उस पर, और साथ में हमें डोनर भी मिल गया है। तो हमें एक इलाज 60,000 रुपये का पड़ता है, यानी 3 महीने के कोर्स का। और उसमें ज़रूरी नहीं कि 3 महीने की ये ही इंजेक्शन लगे। बोटॉक्स थेरेपी। बोटॉक्स थेरेपी के 3 इंजेक्शन 3 महीने में लगते हैं, महीने के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अगर बहुत से बच्चे ऐसे एक इंजेक्शन में, 1.5 इंजेक्शन में भी रिकवर कर जाते हैं, तो वो कॉस्ट और भी सस्ती हो जाती है। तो ये इतना अल्हम्दुलिल्लाह वाइबल सोल्यूशन हो गया है
कि इसमें मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान के अंदर कम से कम 200-500 हज़ार बच्चों को आराम से खड़ा कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त, इससे इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह। आपके ये इसके थ्रू मैं पब्लिक में ये भी अवेयरनेस करना चाहूँगा, ज़रूर ज़रूर। और इंशाल्लाह हम कैंपेन करेंगे तो सारी मीडिया को हम बताएंगे भी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट हो जाए। अब हो सकता है कि हम 1000 कर सकें या एक कर सकें, एक भी कर लें तो बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी हमारे बात है, अल्लाह की लिए। तरफ से दुआ। ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा एक एक बच्चे की लाइफ के लिए भी। तो हम इंशाल्लाह करेंगे, हमारी नीयत भी है और अल्लाह का साथ भी है। अच्छा रज़ाक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस दिए हुए हैं, जिसमें आप उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दे रहे हैं, हेल्थ सपोर्ट भी दे रहे हैं उनको, और उनके घर वालों को भी फूड सपोर्ट दे रहे हैं। ये तो हो गए अंडर प्रिविलेज लोग, जिनकी जो पे नहीं कर सकते, जिनकी इस्तात नहीं है। जो लोग पे कर रहे हैं, आपके पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे बच्चे भी हैं? बहुत है। अच्छा, तो जो लोग पे कर रहे हैं, तो उनको एक बच्चे की कॉस्ट थेरेपी के अंदर, ऑटिस्टिक है या उसको कोई और ज़हनी बीमारी है, तो उसकी एक बच्चे की नॉर्मल कॉस्ट है क्या वैसे? देखिए हम क्या करते हैं, हमने अपना एक असेसमेंट का तरीका बनाया कि हमारी कॉस्ट किस तरह आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते, चाहे अपर क्लास का बच्चा है जो अफोर्डिंग फैमिली से, कोई मिडिल क्लास का है या अंडर प्रिविलेज का है। सर्विस क्वालिटी सिंगल विंडो है, हर चीज़ एक तरीके से सबको मिलेगी, चाहे कोई 1 रुपया दे रहा है या कोई 50,000 दे रहा है। इक्वली सबको इसकी ट्रीट किया जाता है। रीज़न क्या है कि देखिए, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको तो आप उसकी क्वालिटी वही दे रहे हैं। गरीब को अगर आप गरीब की वजह से सर्विस कम दे रहे हैं या तो फिर तो खराब दे बड़ा रहे हैं, बड़ा बड़ा तो वो सीन, सही बैड नहीं। सीन है फिर तो। दूसरा ये कि हमारी टीम जो हमने बनाई है ना, इम्पोर्टेंस हमारी टीम की है। टीम सबसे अच्छी होनी चाहिए। टीम से मुराद ये कि जो एक्सपर्ट हो, इनकी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ एक डेडिकेशन हो, अच्छे इंसान भी होने चाहिए, इनकी डेडिकेशन हो। पैशन ह्यूमन वो होनी चाहिए। और दूसरी, इनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह हमने की है कि भाई आपको आपका इन्वायरमेंट हम आपके मतलब का देंगे। आपकी जो सिनेरियो जहाँ आप काम कर रहे हैं ना, वो इतना सूटेबल होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए कि आप अपनी फार्म को एंजॉय करें, और जिस बच्चे पे काम कर रहे हैं वो बच्चा इस माहौल को एंजॉय करे। मैं एक इदारे पे गया था आज से 4-5 साल पहले, काम शुरू अच्छा। करने से पहले, तो बड़ा नाम है उस इदारे में गया, तो वो जो इंस्टीट्यूट जगह पे था, वहाँ पे इसके साथ ही दीवार के पीछे कचरे का बहुत बड़ा वो खेरा था। अच्छा। तो उस कचरे की वजह से मक्खियाँ इतनी आती थी कि क्लासरूम में मक्खियाँ भरी हुई थी बच्चों के मुंह पे, नाक पे। तो मैंने इनसे सवाल किया, मतलब इसमें बच्चा सीखेगा क्या? हर थोड़ी देर में बच्चा ये खो जा रहा है, वो खो जा रहा है। एंड अनहाइजीनिक तो इम्पैक्ट नहीं कंडीशन। दे रहे आप बच्चे के साथ, जाती कर रहे हैं आप, इसलिए कि आपको अगर काम करना है, आप फंड पे भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम इनको ऐसा साफ़ सुथरा माहौल तो दें। तो हमारे माहौल का हम ये बताएं कि हमारे पास सारे रूम एयर कंडीशन है, अच्छा। चाहे गर्मी हो। पाकिस्तान में गर्मी तकरीबन 7 महीने रहती है साल के, और बड़ी एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। और आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक बिल के क्या हाल है, हाँ, और बिजली कितनी महंगाई हो और गई, लाइट आती भी नहीं लाइट है। आना जाना, इसका बैकअप ऑल्टरनेट भी रखना बैकअप पड़ता है, जनरेटर जनरेटर। और अभी हम इस डीजल पे वीजल सोलर जो। पे भी ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूट से बात करें जो अच्छे इदारे हैं, कि हमें सोलर लगवा दें, जो हम बिल भरते हैं वो हम आपको पे बैक कर दें 2-3 साल के अंदर, कर्ज हसना के तौर पे आप इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करें कि आप इनको ग्रीन एनर्जी पे लेके आएं। तो ऐसा हो जाए ना, तो हमारे हज़ारों इंस्टीट्यूट बड़ी ऐसे कॉस्ट हैं, का वो होगा। वो जो महीने का आपको बिल देते हैं वो बिल आपको पे बैक कर दें, तो साल 2 साल 3 साल के अंदर वो इंस्टीट्यूशन अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और वो किसी की मोहताज भी ना रहे। और इलेक्ट्रिक का बिल इनके लिए जो सबसे बड़ा बर्डन है, अब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल कोई बड़ी बात ही नहीं रही। वही बिल हम पहले 30,000 देते थे 2 साल पहले, अब 40,000 से 60,000 हुआ, अब 1.5-2 लाख पे आ 2 गया, लाख आराम से हो और जाता इसमें है। कोई सुनवाई भी नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अगर इस तरह, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली वेलफेयर के इदारों को। फिर ज़्यादा फंड तो इन रिसोर्सेज पे यूज़ कर लेंगे, तो बच्चे पे क्या काम करेंगे। पीसीपी, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी, पाकिस्तान का इदारा है जी, उसने अपनी वेबसाइट पे स्टैट्स डाले हुए थे कि पाकिस्तानी जो हैं वो जेनरसली चैरिटी करते हैं, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका 1% से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी चैरिटी में देते हैं। तो दुनिया में ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 1% जो है वो चैरिटी में देता है। तो आपकी इस बात से रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तानीज़ जो हैं वो चैरिटी पे और फिलैंथ्रोपी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सर ये इसकी 1% मल्टीपल कहते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने भी हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी हैं, सैलानी वेलफेयर है, द सिटीज़न फाउंडेशन है, इमरान खान का हॉस्पिटल है, इस तरह SIUT हॉस्पिटल, इस तरह और बहुत सारे इदारे हैं जो हमें जो तालीम पे, रिफॉर्म्स पे, रिलीफ पे, या कोई हादसा हो जाता है या कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उस पर बड़ा मतलब ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन होता है। पाकिस्तानी
कौम की खास बात है ये, उसी से आपका विजन इन लाइन है बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि जो आपके बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चे कहलाते हैं या स्पेशल किड्स कहलाते हैं, वो IHRI से पढ़ के जब निकलते हैं या अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका कोई ड्यूरेशन है कि मतलब किसी के लिए ख़ास है ऐसा कि 2 सालों में या 1 साल में या 8 महीने में 12 महीने में ये बच्चा फिट हो जाता है और फिर नॉर्मल स्कूल में चला जाता है, लेकिन ऐसा है कि अभी या तो ये यूनिक केसेस हैं? अभी हमारा ऐसा है कि 4 साल ही हुए ना, तो अब जो बच्चे, कुछ बच्चे जैसे पेरेंट्स की नीड होती है कि हमें अब कोई स्पेशल स्कूल में रखना ही नहीं है, हमें मेन स्ट्रीम में ही डालना है, अच्छा, तो मजबूरी होती है। दूसरा ये कि हमें लगता है कि अभी बच्चे की यहाँ पे नीड नहीं है, इसको एजुकेशन में, इसको मेन स्ट्रीम में पहुँचाना चाहिए, तो वो आगे माइग्रेट करता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन इनकी जो चैलेंजेस होती है उसकी थेरेपीज की तो रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, नॉर्मल स्कूल और एक स्पेशल स्कूल, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट देखिए, दोनों चलेंगी? बच्चा तो ग्रो हो रहा है, बच्चा तो ग्रो हो रहा है। इसकी एजुकेशन के हवाले से तो आप मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटीज़ भी करते हैं बच्चे, तो वो तो स्टॉप होती ही नहीं है, वो चलता जाता वो है, तो नॉर्मल चलता ही एरिया रहेगा। चलता जैसे जाता नॉर्मल चलता है ऐसे इसमें भी सही। चलता है। इसमें ये होता है कि इनके जो हर्डल्स आते हैं उस हर्डल्स को हम सही करने की कोशिश करते हैं, है, उसको एड्रेस करते रहते एड्रेस हैं। करते हैं। अब ये है कि समझ लें कि ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, एक बच्चे को हम माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना, है 6 साल का बच्चा, लेकिन वो पढ़ रहा है 3 साल की बच्चे की क्लास में, क्योंकि इसका माइंड 3 साल का है, समझे, तो ये वो डिफरेंसेस आते हैं। अब ऐसा होता है कि एक बच्चा, मेरे पास अभी एक आदमी 2-3 केस आए लास्ट वीक ही, तो मुझे फ़ोन आया कि आप प्लीज़ इनको कर सकते हैं कुछ। उनकी उम्र है 34 ईयर्स, 38 ईयर्स, बच्चे का दिमाग, उनका दिमाग है 3 साल का, उनके लिए बेचारों के लिए हम कुछ नहीं कर कितना सकते। मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना ऐसे बड़ा बहुत चैलेंज सारे। है। ये सोच के हमें चैलेंज लग रहा तो है। ये सब चीज़ें फिर, तो इसमें हम तो क्या करते हैं कि हम एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये स्कूल में जाता है, इसके बाद भी इनको कोई चैलेंज होता है तो वापस आना पड़ता है। तो आई ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ ख़त्म नहीं होती इतनी जल्दी, अनलेस के अनटिल के बच्चे और पेरेंट्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो खुद इसके ऊपर काम कर अपने चैलेंज को लेते हुए ओवरकम करे। और होता है ऐसे, करते हैं। ऐसा होता है, जो क्योंकि जितना डिटरमिन होगा, जो जितना कमिटेड होगा अपने बच्चे के लिए, वो और उतना बहुत आउटपुट सारे ऐसे निकालेगा। केसेस भी हैं ना, वो इतने ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उनका थोड़ा सा चैलेंज था। अभी एक बच्चा था, सबसे पहले जब शुरू किया तो एक बच्ची थी, वो अल्बिनो थी। अल्बिनो से मुराद इनकी स्किन पिगमेंटेशन थी। अच्छा, तो इतने टाइम तक वो स्पेशल नीड में चल रही थी। हमारे पास जब हमने इसको एड्रेस किया और चेक किया तो 1-2 महीने के अंदर इसका ये स्पेशल नीड से उसको हटा के हमने मेन स्ट्रीम में डाल दिया, अच्छा, और वो हाईएस्ट परफॉर्म कर रही, अपनी क्लास की टॉपर बन गई। अच्छा, 5-6 साल की बच्ची थी। तो फ़ायदा क्या होता है कि लोगों को देखने का भी ज़ाविया होना चाहिए। सही बात है, वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आपने बताया कि आपका जो ओल्ड एज जी, वुमेन का एक है, आपका ये जो स्पेशल किड्स हैं, इनके लिए भी स्कूल का एक विजन आप देखिए हमारा विजन तो बहुत वास्ट है। देखिए, सबसे पहले आदमी विजन करता है, एक ख्वाब देखता है और फिर उसको अचीव करता है। तो पहला ख्वाब था कि 100 बच्चे, तो अल्लाह ने 1000 से 1100 बच्चे दे दिए। माशाल्लाह, 100 मांगे तो 10 गुना दे दिए। 10 गुना दे दिए। तो परफेक्ट एग्जांपल। फिर आप अपने ड्रीम को और बढ़ाते हैं ना। तो मैंने कुछ सालों के अंदर सोचते सोचते पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया। मैं तो सोच तो पाकिस्तान के लाया था कि पूरे पाकिस्तान में कवर कर। इंशाल्लाह, तो मिनिमम कराची के पहले मैंने आज से 3 साल पहले सोचा था कि यार 12-15 सेंटर होने चाहिए। अब मेरी सोच बदल गई कि 25 सेंटर होने चाहिए, कम से कम, क्योंकि आपके 25 सेंटर के अंदर कराची की रीच आउट ईजी है। रीच आउट से मुराद क्यों मैं कर रहा हूँ कि देखिए ना, हम आप इस वक्त डिफेंस में बैठे हुए, हमें जाना है इस वक्त, समझ ले के टावर पे जाना है 1-1.5 घंटे की ड्राइव, कम से कम है। कम से कम। अब मैं अगर गरीब हूँ, अब मुझे रक्षा ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को मैं बस में तो लेके जा नहीं सकता, जो चल नहीं सकता या उसके चैलेंजेस हैं। तो रक्षा में इसको लेके जाना है तो 1000 रुपये का तो रक्षा लेगा, जाना आना 1000 रुपये का, कम्यूटिंग में 1-1.5 घंटा लगेगा। बच्चा गाड़ी रक्षे में शोर भी आ रहा है, मट्टी भी आ रही है, थका हुआ है, जाके वो अपनी सर्विस कराएगा आधे पौने घंटे की। फॉर एग्जाम्पल खारादर्शी सेंटर पे आता है तो उसको, तो एक बात कर रहा हूँ, तो उनकी रीच बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है, रीच बहुत डिफिकल्ट है, फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट है। तो उनके लिए अभी हम होम सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम एक साथ साथ है ना, अभी मेडिकल कैंप्स की एक कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, तो स्लम से स्टार्ट करेंगे डिफरेंट। तो जिस स्लम में हमें कुछ बच्चे ज़्यादा मिल गए वहाँ हम अपना फ्री सेंटर खोलेंगे। ओके, ये रिसर्च का एक पहला स्टेप है। हाँ, ओके, तो इससे क्या होगा कि हम उसको, जैसे हमने बल्दिया को किया 37 बच्चों से स्टार्ट किया, 450 बच्चे, तो साल में एक फ्री सेंटर खोले, समझे मेरी बात। तो वो स्लम में हम साल के अंदर उस पोटेंशियल पे आ जाएं कि वो पूरे उस एरिया को कवर कर ले। तो उनके घर से आना 5 मिनट का रास्ता,
समझे मेरी बात। फिर हम अपनी कम्युनिटी एक्टिवेशन की टीम बना रहे हैं डिफरेंट सही। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ जो पढ़ के निकले इसी चीज़ को, जो कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर कि कराची यूनिवर्सिटी, तो वो लड़के लड़कियां अपनी उस कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट करें, उनके घरों पे जाएं, इनके पेरेंट्स को ट्रेन करें। तो सेंटर से जो करीब के रीच आउट एरिया हैं उसके लिए हम आगे एक पूरी सोसाइटी के लिए कम्युनिटी इंटीग्रेशन का प्लान भी है हमारा। पाकिस्तान के अंदर वी वांट टोल फ्री सर्विस, कि पूरे पाकिस्तान से कोई कॉल करे, हमारे कॉल सेंटर पे डिफरेंट एक्सपर्ट बैठे हों, नहीं भी बैठे हों ऑन तो कॉल भी गाइड मिल ऑन जाए। कॉल गाइड मिले, या उनको कॉल बैक करके इनको एक्सपर्ट से बात कराए कि इनको एक गाइडेंस दे दें कि फ़लाँ बच्चे को आप फ़लाँ जगह इस तरह कराओ। तो बच्चा जितना जल्दी अर्ली लाइन पे लग गया तो उसकी चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर हमारे Awareness। विजन में बहुत सारी चीज़ें, इसका एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है जो हम बना रहे हैं। वो बन जाएगा तो इसको हम 10 15 20 50 साल का कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, एक और बात, आखिरी सवाल मेरे ज़हन में आया कि ये जो आपके पास थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं जो ऑक्यूपेशनल में या बिहेवियरल थेरेपी वगैरह करवाते हैं, इनका कोई डिग्री होती होगी, राइट? जी। ये डिग्री के जो प्रोग्राम करके बच्चे या डॉक्टर आते हैं, तो आप इनको कहीं से हायर करते हैं या ये मार्केट में अवेलेबल है? ये लेकिन जैसे इस मैंने यानी कहा, कि ये वाला कैरियर स्ट्रीमलाइन कैरियर है या इस पे भी काम करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान मूव हुआ था तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही एक्सपर्ट्स था, ह्यूमन बिल्कुल रिसोर्स, क्योंकि अच्छे एक्सपर्ट थेरेपिस्ट पाकिस्तान में इदारे नहीं थे जो करते थे। बिल्कुल। ज़ियाउद्दीन और कराची नहीं, कराची यूनिवर्सिटी ने काफ़ी पुराने कुछ चीज़ें की हैं, इसके डिग्रीज और कोर्सेज, अच्छा। और JPMC है उसने, उनके पास भी कुछ डोमेन के अंदर है, फिजियो वगैरह के अंदर। तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ने आज से 4 या 5 साल पहले इनकी डिग्री कोर्सेज और इनकी स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो इन सब से जो इनके बैचेस निकलते जाते थे ना, उनमें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हमें मिल रहे थे। अच्छा। अब हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं मिनिमम 3 to 4 years के Experience। एक्सपीरियंस वाले हैं, डॉक्टरेट लेवल के, अब वो हमारे पास हैं और डॉक्टरेट में ही हैं। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि हमारे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से 4 MOU साइन हैं। अच्छा। फिजियोथेरेपी की यूनिवर्सिटी, इनकी जो कॉलेज ऑफ स्पीच थेरेपी है, सबसे पहले उन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया। ओके। तो इनके फाइनल ईयर्स के जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनमें से काफ़ी हमारे पास रोटेशन में आते हैं, अंडर सुपरविजन ट्रेन होते हैं, अच्छा, यानी कि प्रैक्टिकल उनकी ट्रेनिंग भी भी होती है, इंटर्नशिप भी हो जाती उनकी है इंटर्नशिप, इनकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। वो फिर फाइनल करके ये लोग कुछ अपने जब जो करियर में आते हैं। डॉक्टरेट पे आते हैं। तो जब डॉक्टरेट पे आते हैं तो हमारा सर्कल बढ़ जाता है कि हमारे इस एलुमनाई हमारे पास से होके निकलते हैं। ओके, तो अब वो वेरी सर्कल बढ़ रहा है। दूसरा सुपर। इनके साथ हुआ साइकोलॉजी का, कॉलेज ऑफ साइकोलॉजी के साथ हमारा MOU साइन हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप प्लीज़ हमारे साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी की कॉलेज से करें, फिर इसके बाद फिजियोथेरेपी की। तो सारे डोमेन में उनके साथ हमारा टाइप हो गया। ज़बरदस्त। तो हम सारे इंस्टीट्यूशन के साथ वो करने को तैयार हैं जिनके पास अच्छी एक्सपर्टीज़ है, और हर साल जो बैच निकलते हैं वो हमारे साथ इंगेज होते हैं। तो हम इन बच्चों के लिए करते हैं कि उनको अंडर ट्रेनिंग रख के, इनको सेट करके, फिर जब प्रोफेशनली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम इनको हायर कर लेते तो हैं। आपकी टीम बिल्डिंग के लिए भी एक स्ट्रीमलाइन टीम जो है वो जी। हॉस्पिटल से MOU करने के नतीजे में आपको मिल रही है। अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एफर्ट्स, और स्पेशली जो विजन, जो चीज़ आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसमें और तरक्कियाँ और बरकत दे। यकीनन ये एक अजीम काम है। मैंने आपको, जैसा अर्लियर हमने डिस्कस किया ना, एजुकेशन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, रिलीफ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, फूड पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल पे कर रहे हैं, हेल्थ पे कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों के लिए सब इदारे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा चंक है। लेकिन इसके अंदर जो स्पेस पे आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्पेस है। इसमें आपको बहुत सारे और काम अभी मज़ीद करने पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला आपको आसानी दे, और आपका बहुत शुक्रिया फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।